हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू एफ कास थीटा इंटू एस। यस, देखिए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ जा रही है तो इतना हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट। मान लीजिए कोई फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे W इक्वल टू एफ इंटू एस। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फोर्स इस वस्तु पर किसी एंगल पर लग रहा है, जैसे ये फोर्स है इतने एंगल पर लग रहा है, इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक ये वर्टिकल, इसको हम बोलते हैं एफ साइन थीटा, और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एफ कास थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वही इसको डिस्प्लेस करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया W इक्वल टू एफ कास थीटा इंटू एस। अब फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है थीटा पर। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी या ज़्यादा होगी, उसी तरह से वर्क की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास थीटा की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, दूसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। तो कहने का मतलब अगर कास की वैल्यू 0 से, ये है 90 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री तक अगर रहेगी, तो फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव आएगा, हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा या 180 तक है, तो कास थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो हमारा वर्क निगेटिव हो जाएगा। अब वर्क होने के लिए, फॉर वर्क टू बी डन, वर्क होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या? ऑब्जेक्ट मस्ट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब यस, ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन कुछ आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एफ कास थीटा इंटू 0, वर्क डन हो जाएगा 0। दूसरा पॉइंट, एफ मस्ट बी नॉन जीरो। फोर्स की वैल्यू 0, नॉन जीरो का मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अगर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये आएगा 0, तो वर्क डन 0। तो वर्क होने के लिए फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क 3 तरह का होता है। नंबर 1, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क हमारा पॉजिटिव कब होगा? जब हमने आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो जब थीटा मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, इसके बीच का जो एंगल थीटा है ये 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब ऐसे जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे तो ये थीटा इधर आते आते यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, तब हमारा वर्क होगा पॉजिटिव। मतलब एफ कास थीटा इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट इंटू कास थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगी तो पॉजिटिव होगी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो वर्क होगा पॉजिटिव। अब इसके एग्जांपल क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर कोई वस्तु ये है, ये पृथ्वी पर गिर रही है, ये हमारा अर्थ है, तो इसका बॉडी वेट जो है नीचे की तरफ काम करेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ से खिसक कर अर्थ पर आ रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो एंगल थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो कास 0 डिग्री की वैल्यू होती है कास 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ से कास थीटा कास 0 1, तो एफ कास 0 एफ हो गया इंटू एस, तो एफ इंटू एस। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इसीलिए ये होता है पॉजिटिव। हार्स पुलिंग ए कार्ट, किसी
घोड़े के द्वारा गाड़ी का खींचा जाना, तो वो घोड़ा जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में गाड़ी भी खींचेगी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। 0 डिग्री एंगल, cos 0 की वैल्यू 1, तो F इंटू एस इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो होगी पॉजिटिव। तीसरा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्प्रिंग। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, यहाँ से बंधी हुई है, इस पर फोर्स लगाकर इधर खींचा जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी इधर और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर, तो W विल बी इक्वल टू F इंटू एस। तो F इंटू एस, एक ही डायरेक्शन में दोनों इनके बीच जो एंगल है थीटा विल बी 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो F cos थीटा की वैल्यू 1, तो F इंटू एस, तो ये आएगा पॉजिटिव। तो ये है पॉजिटिव वर्क डन के उदाहरण। अब दूसरा हमारा है निगेटिव वर्क। वर्क हमारा निगेटिव कब होगा? वर्क निगेटिव तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री हो या उससे कम हो। जैसे देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया दूसरे क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, तो 90 से ज़्यादा होगा तो निगेटिव में आ जाएगा। या यहाँ पर हो गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री और 90 के बीच में होगा, मतलब 180 होगा तो, या 90 से ज़्यादा होगा तो ये cos थीटा की वैल्यू आएगी निगेटिव। तो हमारा वर्क डन जो है F cos थीटा इंटू एस, तो cos थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी तो ये हो जाएगा माइनस Fs, तो वर्क डन निगेटिव हो गया। एग्जाम्पल, वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स। जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी या साइकिल हमारी आगे की तरफ चलती है, लेकिन ब्रेक हमारा पीछे की तरफ फोर्स लगा के उसको रोकता है। तो क्या होता है इसमें, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स जो ब्रेक के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो फोर्स का डायरेक्शन इधर होता है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो cos 180 डिग्री विल बी इक्वल टू -1, तो हमारा W इक्वल टू F cos 180 इंटू एस, तो 180 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा -F इंटू एस, तो वैल्यू आ गई निगेटिव। तो इसका उदाहरण देखिए, वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है, फ्रिक्शन माने घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा किसी वस्तु के मोशन या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ भी एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा। तीसरा है वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अपवर्ड। जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ से ऊपर जब जा रही है तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही, तो लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 180 डिग्री में, तो वर्क डन हो जाएगा निगेटिव। तो ये हो गया हमारा निगेटिव वर्क डन। इसके लिए थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, 180 या उससे कम होनी चाहिए। अब हमारा है देखो थर्ड, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब होगा? हमने पढ़ा है W इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस। अब इसमें क्या है, अगर F फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए, 0 इंटू एस 0 हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो F cos थीटा इंटू एस 0 हो जाएगा, या थीटा इक्वल टू 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0। कहने का मतलब फोर्स इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट इधर हो, इनके बीच अगर 90 डिग्री का एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन हो जाता है 0। क्यों? वर्क डन इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, तो F cos 90 0 इंटू एस 0 हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या है? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने आपको पढ़ाया था सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो ये सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है इधर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, दोनों के बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो W इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर भी हो जाएगा वर्क डन 0। दूसरा है वर्क डन बाय कुली कैरिंग ए लोड। कुली मान लीजिए अपने सिर पर ये लोड लेकर आगे चल रहा है, तो इसका ये जो इसका वेट है, वेट के कारण फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और कुली इधर चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर F cos थीटा F 90
फोर्स हो जाएगा ये cos 90 0, F इंटू एस 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। नंबर 3, वर्क डन बाय टेंशन इन दी स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम। ये मान लीजिए हमारा पेंडुलम है। अब टेंशन, ये इसका वेट नीचे की तरफ और ये टेंशन फोर्स जो है ऊपर की तरफ रहता है, और पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। तो दोनों के बीच में ये टेंशन एक तरह का क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो W इक्वल टू F cos 90 गुणे S cos 90 0, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा वर्क डन हो जाता है 0। अब हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट क्या होगी इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट क्या होगी, वर्क की इकाई क्या होगी, कार्य की इकाई क्या होगी। तो W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन, जिसको हम बहुत पहले अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इकाई या यूनिट सिस्टम में। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर सीजीएस में, तो डाइन सेंटीमीटर। तो वर्क कार्य की यूनिट होगी डाइन सेंटीमीटर, जिसे हम कहते हैं अर्ग। तो 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो सीजीएस सिस्टम में अगर हम वर्क की बात करें, कार्य की इकाई की बात करें, तो ये होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, जिसे हम कहते हैं अर्ग। तो सीजीएस सिस्टम में कार्य की यूनिट हो गई अर्ग। अब जरा हम एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में वर्क की यूनिट देख लेते हैं। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर, इसी न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होता है, 1 मीटर में आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 10 पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 पावर 7 अर्ग। तो अगर कोई पूछे 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग, तो 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। अब हम जरा देख लेते हैं इसकी डायमेंशन या जिसे हम बीमा बोलते हैं। तो वर्क की बीमा क्या होगी, W इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट यस। तो मास की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर। तो ये हमारा हो गया क्या, किलोग्राम, मीटर यहाँ, मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको किलोग्राम को हम बीमा में दिखाने के लिए क्या करते हैं, यम लिखते हैं, यम इंटू मीटर का स्क्वायर, तो यल स्क्वायर, और अपान टी स्क्वायर। इसको जब हम टी स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो यम यल पावर 2 टी पावर -2, ये हो गया हमारा वर्क का डायमेंशन।